हाँ अनिवार्य है। नहीं पिए तो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन पिएंगे तो फायदा बहुत होगा। खाने के बाद पानी कैसे पीना, घटाघट पीना? मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। हम जब पानी पिएंगे तो दो अन्न का खाना जब हम खा रहे हैं, गेहूं खा लिया, रोटी, अब हमको चावल शुरू करना है, तो रोटी खाने के बाद चावल शुरू करने के पहले 1-2 सिप पानी पी लीजिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में। क्यों पी लें? आपके पेट में एंजाइम्स जो है ना पचाने के लिए, वो अलग अलग है। गेहूं को पचाने के लिए अलग एंजाइम्स हैं, चावल वाले अलग हैं, मक्की के अलग हैं, बाजरी के अलग हैं, ज्वार के अलग हैं, सभी अन्न को पचाने के लिए एंजाइम्स अलग हैं। तो जब आप रोटी खा रहे थे गेहूं की, तो रोटी वाले एंजाइम सक्रिय हैं, वो एक्टिव है, रोटी को पचाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अब अचानक से चावल खाना शुरू किया तो चावल वाले एंजाइम्स को सक्रिय करना पड़ेगा और रोटी वाले को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, तो वो पानी से ही होता है। तो इसलिए 1-2 घूंट पानी पी लीजिए, तो फिर चावल वाले एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे चावल खाने के समय। ऐसे ही चावल के बाद और कोई तीसरा अन्न खा रहे हैं तो फिर बीच में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ये पानी बीच में जो पीना है वो 1-2 सिप से ज्यादा नहीं है। मिक्स करके खाते रहते हैं। इस पर मैं उत्तर दूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। अभी हम जो बात कर रहे हैं वहां तक सीमित है कि हमको बीच में पानी पीना है क्या। तो बीच में पानी पीने के लिए 3 कंडीशन मैंने बताई। या तो गले में खाना फंस गया तो मजबूरी है, या तो खांसी आ गई मजबूरी है। लेकिन पॉजिटिवली जो बिना मजबूरी का काम है वो ये कि एक अन्न खाने के बाद दूसरा शुरू होने से पहले 2-3 सिप पानी पी लीजिए, उसके बाद दूसरा अन्न शुरू करें। अब आखिरी बात जो इस एक नियम से जुड़ी हुई है वो ये कि ठीक है, हमको समझ में आ गया खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिएंगे, लेकिन खाने के तुरंत बाद कुछ और पी सकते हैं क्या, पानी को छोड़कर? तो उसके लिए आयुर्वेद में कहा गया कि आप खाने के तुरंत बाद अगर पीना चाहें तो जूस पी सकते हैं, फल का रस, कोई भी फल का रस पी सकते हैं। दूसरा कहा गया कि खाने के तुरंत बाद आप चाहें तो लस्सी पी सकते हैं। और तीसरा कहा गया कि खाने के तुरंत बाद आप चाहें तो दूध पी सकते हैं। तुरंत, हाँ, उसका भी टाइम बताने जा रहा हूं। तुरंत खाने के बाद अगर पीना चाहते हैं तो एक तो जूस पी सकते हैं, दूसरी लस्सी पी सकते हैं, तीसरा दूध पी सकते हैं। अब बहुत अच्छा सवाल पीछे से आ गया, इसका भी कोई टाइम है? हाँ है। आयुर्वेद में बिना टाइम के कुछ नहीं, हर चीज के खाने का टाइम। मूंगफली का दाना कब खाना चाहिए, चना कब खाना चाहिए, गुड़ कब खाना, इसके भी टाइम फिक्स है। मूंग की दाल किन दिनों में खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए, उसके भी टाइम फिक्स है। अरहर की दाल, तुअर की दाल कब खानी चाहिए, माँ की दाल, हर एक चीज का टाइम फिक्स है। इसी के साथ 1000 सूत्र है। लेकिन आप घबराइए मत, इतने ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको सीधे सीधे कुछ 20, 25 या 50 सूत्र ही बताने वाला हूँ जी। पीना, इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि जब भी जूस पीना है खाने के तुरंत बाद, वो सवेरे ही पी सकते हैं, नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद। जब भी जूस पीना हो तो सवेरे ही पी सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों? बात सीधी सी ये है कि फल को या जूस को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं हमारे पेट में, वो सवेरे ही सबसे ज्यादा होते हैं। तो सुबह के समय अगर आप जूस पी रहे हैं या फल खा रहे हैं तो जूस का एक एक बूंद आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा, और वही जूस रात को पिएंगे तो वो सब फ्लश आउट होगा यूरिन के साथ, तो उसका कुछ भी उपयोग नहीं आएगा। तो सुबह सुबह जूस पीना सबसे अच्छा है, हर एक बूंद उसकी पचे हमारे शरीर को। दोपहर के समय लस्सी पीना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि दोपहर के समय हमारे पेट में जो एंजाइम्स होते हैं वो दही को और लस्सी को डाइजेस्ट कराने वाले हैं दोपहर को। तो दही या दही की कोई भी चीज खाना दोपहर को ही सबसे अच्छा। सुबह खाए तो नुकसान तो नहीं? नुकसान थोड़ा हो सकता है। कब होगा? जब आपकी उम्र 40-45 क्रॉस कर जाएगी। 40-45 तक तो क्या मैंने बताया, पित्त का प्रभाव है। पित्त का प्रभाव ऐसा प्रभाव होता है जो दूसरे सबको कंट्रोल कर लेता है। सर ऐसे सुबह यहाँ गांव में तो 2-2 गिलास पीते हैं। हाँ, तो उस पर भी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। जो 2-2 गिलास लस्सी पीते हैं ना, वो काम भी बहुत करते हैं, आपसे ज्यादा करते हैं, मुझसे ज्यादा करते हैं। उनको अभी बोलो कि 5 एकड़ का खेत जोतना है तो वो चले जाएंगे, मेरी तो हिम्मत नहीं।
आधे एकड़ में ही बैठ जाऊंगा। तो जो गांव में अभी मेहनत कर लेते हैं, हिम्मत उनमें है, उनके लिए तो कुछ चीजें एक्सेप्शन में आ जाती हैं। मैं बात कर रहा हूं आपकी, आपसे मतलब जो शरीर श्रम ज्यादा नहीं करते हैं, शहर में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं आयुर्वेद के नियम की बात कर रहा हूं। जो बहुत श्रम करते हैं उनके लिए नियम बिल्कुल अलग है। तो अभी हम इतनी सी बात पे अपने को केंद्रित करें। दूध पिएंगे रात को, लस्सी पिएंगे दोपहर को, जूस पिएंगे सवेरे। दूध का सबसे अच्छा समय है सूर्यास्त के बाद। जब तक सूरज रहता है दूध को पचाने वाले एंजाइम्स पेट में नहीं आते। जैसे ही सूरज डूब जाता है दूध को पचाने वाले एंजाइम्स पेट में जबरदस्त हाँ, तो अब माताओं को ये परिवर्तन लाना पड़ेगा और आपको अपने बच्चों को सवेरे जूस पिला के स्कूल भेजना पड़ेगा। हाँ, 1 मिनट अशोक भाई का सवाल है, मैं 1 मिनट आपका सवाल है, बहुत जेन्युइन है। हम पटियाला में हो या जलंधर में, लुधियाना में हो या दिल्ली में, ज्यादातर घरों में मैंने भी देखा है माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेजती है तो दूध पिला के भेजती है। ये जितनी माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं दूध पिलाकर, इन सबसे मेरी प्रार्थना है कि उनको जूस पिलाकर भेजें। बच्चे ठीक ही कहते हैं, दवा नहीं पीना चाहते। हाँ, इसलिए नहीं कि उनके शरीर में इच्छा नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम्स नहीं, आप जबरदस्ती पिलाते हैं। सुबह के समय किसी भी बच्चे की दूध पीने की इच्छा नहीं होती, आप मार के पीट के जबरदस्ती अपना फोर्स दिखाकर उसको पिला देते हैं। इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि पेट में एंजाइम्स ही नहीं है उसको पचाने वाली, इसलिए इच्छा भी नहीं होती। तो वो सही है, इच्छा नहीं होती उसकी, तो आप उसकी इच्छा का सम्मान करिए। बस उसको सवेरे जूस पिलाना शुरू कर दीजिए। जूस नहीं पी सकता है तो फल खिलाना शुरू कर दीजिए। सवेरे का समय फल और जूस के लिए आप फिक्स कर दीजिए। दोपहर को जब वो स्कूल से लौटते हैं तो दही का समय फिक्स कर दीजिए। आप उनको दही खिलाइए, लस्सी खिलाइए, मट्ठा पिलाइए, जो पीना, और शाम का समय फिक्स कर दीजिए दूध का। ये जो नाश्ते में हम चाय कॉफी लेते हैं, हाँ, एक मिनट उस पर मैं आ जाऊंगा, 1 ही मिनट लगेगा। पहले एक नियम जो क्लियर हो जाए हम सबको बोलिए। छोटे बच्चे दूध मांगते हैं, देखिए मैं एक खुद ही करने जा रहा हूँ। आप 1 मिनट के लिए बस शांत रहें, धैर्य रखें। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लें। ये जो नियम है जो मैंने बता दिया, ये सामान्य लोगों के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। मैंने आपसे कहा ना हर नियम में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। इसमें पहला एक्सेप्शन ये है कि जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर हैं, लगभग 2 से 2.5 साल की उम्र तक, कई बच्चे 3 साल की उम्र तक माँ के दूध पर निर्भर, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। भागवत जी ने आगे इसी नियम को एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि जो पूरी तरह से माँ के दूध पर निर्भर है उन बच्चों पर ये नियम लागू नहीं होता, माने उनको एक्सक्लूड करके आप बात करिए। माँ के दूध पर निर्भर बच्चों को तो जब भूख लगेगी उनको दूध पीना है, क्योंकि उनके शरीर में 3 साल तक तो दूध वाले ही एंजाइम्स हैं। दही वाले एंजाइम्स तो 3 साल के बाद बनना शुरू होते हैं उनके शरीर। दाल, सब्जी आदि आदि को पचाने वाले एंजाइम्स 1.5-2 साल के बाद ही बच्चों के शरीर में आना शुरू होते हैं। उसके पहले तो सिर्फ दूध और दूध के ही एंजाइम्स हैं उनको पचाने के लिए। तो जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर हैं उनको छोड़कर सभी के ऊपर ये नियम लागू होगा। कहते 5 साल या 5 से 15 साल के बच्चे रात को दूध नहीं देना चाहिए, वो बेड बैटिंग करेंगे। हाँ, अब ये जो बेड बैटिंग है ये डिसीज है। बेड बैटिंग जो है, रात को बिस्तर में पेशाब करना, ये बीमारी है। इस बीमारी को ठीक करना ही पड़ेगा। दही जो है वो एसिडिक है, अम्लीय है, और दूध जो है वो क्षारीय है, एल्कलाइन है। तो जो क्षारीय चीजें हैं, इसको और दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं। जितनी क्षारीय चीजें हैं वो सब आप सूरज डूबने के बाद खाइए तो शरीर को बहुत काम करती है। और जितनी अम्लीय चीजें हैं, एसिडिक, वो सब सूरज निकलने के बाद खाइए तो शरीर को बहुत लाभ करती है। अम्लीय माने एसिडिक, थोड़ी खट्टी, दही थोड़ा खट्टा होता है ना, हल्का खट्टापन उसमें आता है। कितना भी ताजा हो तो भी हल्का खट्टापन उसमें होता है। तो हल्की खट्टी, ज्यादा खट्टी, रस वाली, ये सब चीजें अम्लीय हैं।
और जिनका स्वाद थोड़ा कसैला होता है या नॉर्मल होता है, जैसे पानी जैसे दूध, वो नॉर्मल स्वाद के हैं और बाकी सब कसैली चीजें हैं, तो ज्यादा कसैली चीजें सब क्षारीय हैं, एल्कलाइन है। तो क्षारीय चीजों को खाने के लिए आयुर्वेद कहता है रात का समय सबसे अच्छा, सूरज डूबने के बाद, और अम्लीय चीजें खाने का सबसे अच्छा समय है सूरज उगने के बाद। तो दही का, फल का, सबका समय शुरू होता है सूरज उगने के बाद। दूध का समय शुरू होता है सूरज डूबने के बाद। आगे बढ़े, दूसरे सूत्र पर चले। पानी का ही दूसरा सूत्र है, बहुत छोटा सूत्र है, लिख लें पहले, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन इसका मैं करूंगा। पानी हमेशा, जी चाय की बात हो गई, चलो चाय ही पढ़ लेते हैं पहले, चाय ही। चाय के बारे में जानकारी दे दूं मैं। चाय जो है ना, आपके देश का उत्पादन नहीं है, पहली बात जानकारी के लिए बता। अंग्रेज आए थे जब इस देश में, तो चाय का पौधा साथ में लाए थे, और उन्होंने भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जो अंग्रेजों के अनुकूल, जहां ठंड ज्यादा पड़ती है, उन स्थानों पर, पहाड़ियों पर चाय के पौधे लगवा दिए, तो उसमें से चाय होने लगी। अंग्रेज अपने साथ चाय लेके आए थे, भारत में चाय कभी हुई नहीं। 1750 के पहले इस देश में एक भी चाय का कहीं नामो निशान नहीं था। ब्रिटिशर्स आए ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, तो उन्होंने चाय के बागान लगाए, उन्होंने अपने लिए लगाए। क्यों लगाए? चाय एक मेडिसिन है, इस बात को ध्यान से सुनिए। चाय एक मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है चाय मेडिसिन है, और जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल और हाई रहता है, चाय उनके लिए जहर है। सर आज के न्यूज़पेपर में है चाय मोटापा कम करती है, बता रहा हूं ना। आगे बढ़ते हैं। चाय उन सब के लिए जिनको ब्लड प्रेशर कम रहता है अमृत है, मेडिसिन है, लो बीपी वालों के लिए। लेकिन चाय उन सब के लिए जहर है जिनको बीपी हाई रहता है या नॉर्मल रहता है। अब अंग्रेजों की एक समस्या है, आज भी है, वो हजारों साल से। सभी अंग्रेजों का बीपी लो है, सिर्फ अंग्रेजों का ही नहीं, अमरीकियों का भी, कैनेडियन लोगों का, फ्रेंच लोगों का, जर्मन लोगों का, स्वीडिश लोगों का, डेनिश लोगों का, सबका बीपी लो है। कारण क्या है? बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, बहुत ठंडे इलाके में, उनकी ठंड का तो हम सोच नहीं सकते। सर एक चीज, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है। मैं बताता हूं, अभी एक बात पूरी हो जाए तो। अंग्रेज और अंग्रेजों के आसपास के सारे देश दुनिया के इस हिस्से में रहते हैं जहां ठंड बहुत है, साल में 6 महीने सूरज नहीं, इतनी ठंड है। और आप अगर उनके यहाँ टेम्परेचर रेंज देखेंगे तो -40 उनकी लोएस्ट रेंज है, -40, ऋणात्मक रूप से, शून्य से भी नीचे 40 डिग्री, शून्य से भी नीचे 30 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री, 15 डिग्री, ये टेम्परेचर उनके यहाँ 6 महीने रहता है। सूरज निकलता नहीं, 6 महीने धुंध ही धुंध रहती है आसमान में। ये इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है, अंग्रेजों की और अंग्रेजों के आसपास के देशों। ज्यादा ठंडे इलाके में कोई भी रहेगा उसका बीपी लो हो जाएगा। आप भी करके देख लें, मैंने किया एक बार मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया। बर्फ मंगाया मैंने, वो बर्फ की सिल्ली आती है ना, वो मंगाई, और चारों तरफ सिल्ली लगा के अंदर में लेट गया। लेटने से पहले मैंने मेरा बीपी चेक कर लिया और लेट गया। 3 मिनट के बाद ही मेरा बीपी लो होना शुरू हो गया। 3 मिनट से 6 मिनट में इतना लो हो गया कि मेरी दम निकल जाए ऐसी हालत हो गई। 8-10 मिनट में ही मुझे बर्फ से बाहर आना पड़ा। फिर बीपी चेक किया, मैं कल्पना नहीं कर सकता इतना लो था, इतना लो था। फिर मेरे समझ में आ गया कि मेरे से ज्यादा बेचारे तो अंग्रेज हैं जो बर्फ की सिल्लियों में 6 महीने रहते हैं। चारों तरफ बर्फ रहती है, छत पे बर्फ रहती है, सड़क पे बर्फ रहती है, इधर बर्फ रहती है, उधर बर्फ रहती है। इतनी बर्फ होती है कि गाड़ियां बर्फ में दब जाती हैं। फिर उनको स्पेशल अभियान चलाना पड़ता है बर्फ को तोड़ने का। सारी सरकारों का बड़ा बजट तो बर्फ तोड़ने में खर्च होता है, कनाडा, अमेरिका वगैरह। तो वो लोग सच में बर्फ में ज्यादा रहते हैं, ठंड बहुत है, ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है। अब तुरंत ब्लड को स्टिमुलेंट चाहिए। अगर बीपी लो हो गया, इतनी ठंड पड़ गई, स्टिमुलेंट चाहिए तुरंत बीपी बढ़ाने के लिए, तो चाय उसमें सबसे अच्छी है। दूसरे नंबर पे कॉफी। तो चाय और कॉफी उन सबके लिए बहुत अच्छी है जो ठंड वाले इलाके में रहते हैं। और भारत के
ऐसे कई इलाके हैं जहां बहुत ठंड पड़ती है। अगर मैं जम्मू कश्मीर में जाकर ये व्याख्यान दूंगा तो लोगों से कहूंगा चाय पियो, कॉफी भी पियो, क्योंकि उनके लिए वो मेडिसिन है। आपको अगर मैं लेक्चर करूंगा तो आपको बोलूंगा आप मत पियो, क्योंकि आप इतने बर्फ वाले इलाके में नहीं रहते। आपके यहाँ थोड़ी ठंडी है, वो भी साल में 10-15 दिन की है। वो 10-15 दिन तब होते हैं जब कोहरा बहुत पड़ता है, हाथ पैर आपके गलने लगते हैं, टेम्परेचर -0 या 0 के नीचे आ जाता, तब आपके यहाँ शायद 2-4 दिन 5 दिन ऐसे आते हैं कि आप चाय पी लो, कॉफी पी लो, क्योंकि उस समय बीपी बहुत लो है। लेकिन पूरे साल चाय पीना और एवरी टाइम इज टी टाइम, ये सबसे खतरनाक है। सुबह उठते ही चाय पीना, कई लोग तो कहते हैं चाय नहीं पिएंगे तब तो पॉटी भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो बहुत खतरनाक है। इसलिए उठते ही चाय पीने का अगर आपकी आदत है तो इसको बदलिए, नहीं तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अगर लो बीपी आपको नहीं है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, चाय पीना आप जारी रखते हैं, धीरे धीरे हाई होना शुरू होगा और वो हाई होते होते फिर आपको गोलियों तक लेके जाएगा। फिर डॉक्टर कहेगा बीपी लो करने के लिए गोलियां खाओ, और जिंदगी भर चाय भी पियो, जिंदगी भर गोलियां भी खाओ। तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि चाय छोड़ दो, वो कहेगा गोलियां खाओ, क्योंकि गोलियां बिकेंगी तो उसको भी कमीशन मिलने वाला है। तो आप या तो डिसाइड कर लो कि जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की गोलियां खा के जिंदा रहना है तो चाय पीते रहिए, और अगर जो नहीं खानी है तो चाय पहले छोड़िए। दूसरी एक जानकारी और दूं कि आपका पेट बहुत अम्लीय होता है, आप जानते हैं, क्योंकि हम गर्म देश में रहने वाले लोगों का जो पेट है वो नॉर्मल एसिडिटी से थोड़ा ऊपर रहता है। ठंड वाले लोगों का नॉर्मल एसिडिटी से भी बहुत नीचे रहता है, माने उनका जो ब्लड है उसकी एसिडिटी अगर हम नापें यूरोप और अमेरिका के लोगों की और हमारे ब्लड की एसिडिटी नापें, दोनों में अंतर है। अगर हम पीएच स्केल को जानते हैं तो हमारा ब्लड जो है ना वो 7.5 के आसपास, 7.4, 7.3, कभी कभी 7.2, कभी 6.8 तक चला जाता है एसिडिटी में। लेकिन यूरोप और अमेरिका में तो +8 और 8 के आगे रहता है। तो उनका ब्लड जो है ना थोड़ा सा एल्कलाइन है यूरोपियन लोगों का, और चाय एसिडिक है। तो एल्कलाइन ब्लड को थोड़ा एसिडिक करने में चाय उनको मदद करती है, इसलिए उनके लिए वो मेडिसिन है। हमारा ब्लड पहले से ही थोड़ा एसिडिक है और पेट भी हमारा एसिडिक है, और हम चाय पी के और ज्यादा एसिडिक उसको बनाते हैं और ज्यादा अम्लीय बनाते हैं, तो जीवन का सर्वनाश करते हैं। इसलिए चाय आपके लिए नहीं है। और मैं एक आखिरी जानकारी आपको दे दूं, भगवान ने जो चीजें आपके नजदीक में पैदा की हैं वही आपके खाने पीने के लिए अच्छी हैं। जो चीजें आपसे हजारों मील दूर पैदा होती हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं। आपको खाने पीने को जितना लगता है वो सब 20 किलोमीटर के दायरे में होता है। आप पटियाला को केंद्र बनाकर 20 किलोमीटर का एक सर्कमफ्रेंस बना दीजिए, आपकी जरूरत की हर चीज वहां होती है, वो आपके लिए सबसे अच्छी है। और हजारों मील दूर नीलगिरी की पहाड़ियों में जो चाय होती है या कर्नाटक के कुर्ग एरिया में जो कॉफी होती है वो आपके लिए मुफीद नहीं है, अनुकूल नहीं, क्योंकि हर वस्तु आबो हवा के हिसाब से होती है। जहां जिसकी जरूरत है वहीं वो चीज होती है। कुर्ग एरिया में कॉफी की बहुत जरूरत है क्योंकि लो बीपी है, तो वहां कॉफी होती है। पटियाला और आसपास में कॉफी का कितना भी प्लांटेशन करेंगे होगी नहीं, क्योंकि कॉफी की हमें जरूरत नहीं है। ये तो गड़बड़ी क्या हो गई कि ट्रांसपोर्टेशन के साधन इतने हो गए तो दुनिया में जहां भी जो कुछ होता है हम उसे हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो शरीर के अनुकूल नहीं। अब एक और छोटी सी बात कि हमारे आसपास के जानवरों और पक्षियों को जरा ऑब्जर्व करें, वो चाय पीते हैं क्या? मैंने बहुत पिला के देखा है, नहीं पीते। कोई पक्षी चाय नहीं पीता, कोई पक्षी कॉफी नहीं पीता, मेरे घर का पालतू कुत्ता भी नहीं पीता, वो भी मुंह इधर उधर कर देता है। चाय रख दो इधर उधर करेगा, दूध रख दो फट से पी जाएगा, फट 1 मिनट नहीं लगता। बिल्ली को पिला के देखा, कुत्ते को पिला के देखा, वो भी नहीं पीते, उनको भी इतना सेंस है। हम तो इतने सेंसलेस हो गए, अपने को समझते तो बहुत होशियार हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट। प्रॉब्लम हमारी इंटेलिजेंसी की नहीं है, सेंसलेस हो गए। तो आप थोड़े सेंस में वापस आइए, चाय कॉफी छोड़िए। फिर आप बोलेंगे कैसे छूटेगा? स्वामी जी का एक सूत्र बताता हूँ चाय छोड़ने का। स्वामी जी कहते हैं चाय पीकर जो नुकसान आपने किया है उसकी भरपाई भी हो जाएगी और चाय भी छूट जाएगी। चाय पीकर आपने किया आपके ब्लड को एसिडिक बना लिया, अम्लीय बना लिया, अब इसको वापस आपको क्षारीय बनाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी चीज है
अर्जुन छाल का पाउडर उसका काढ़ा बना के पीजिए। चाय जिनको